रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक एम्बुलेंस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उस एम्बुलेंस के आगे भी ढेरों गाड़ियां थी और पीछे भी ढेरों गाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ियों का एक काफिला निकल रहा हो। सड़क पर बस एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ भागा भागा फिर रहा था। जल्दी से एम्बुलेंस का गेट खोला जाता है और दो वार्ड बॉय फटाफट से एम्बुलेंस के अंदर से खून से लथपथ एक लड़की को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब है। उस लड़की की हालत कुछ ऐसी थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फटाफट से उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। पूरा हॉस्पिटल सत्ते में आ जाता है कि अगर इस लड़की की जान ना बचाई गई तो इस लड़की का भाई सम्राट राठौड़ इस पूरे शहर में आग लगा देगा। पूरे स्टाफ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि सम्राट क्या है क्या नहीं ये तो सारा शहर जानता था। अच्छे के साथ बेहद अच्छा तो बुरे लोगों के साथ हद से ज्यादा बुरा। सम्राट की जान बसती थी अपनी इकलौती बहन आरोही में, जो अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। डॉक्टर जल्द से जल्द आरोही को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और जल्दी जल्दी से उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। उन सभी की जान अटकी हुई थी, क्योंकि वो सब अच्छी तरह से जानते थे कि आरोही को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बात सम्राट को कौन समझाएगा। मात्र 5 मिनट में 10 काले रंग की गाड़ियां हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। उनमें से एक गाड़ी में से निकलता है सम्राट। 6 फुट हाइट, सांवला रंग, हल्की बियर्ड, सलीके से शेड किए हुए बाल, उसकी वो काली झिलझिल गहरी आंखें जो उसकी सांवले रंग पर बहुत अच्छी लगती थी। उसका रंग भले ही सांवला था, पर क्या गजब की पर्सनालिटी थी। उसका वो टफ लुक, उफ। सम्राट के पीछे ही मीडिया वाले वहां तक पहुंच जाते हैं। सम्राट के बॉडीगार्ड जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। सम्राट का चेहरा देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। मीडिया वाले उसे आवाज लगाते रह जाते हैं, पर सम्राट किसी के भी सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उसके बाकी गार्ड्स मीडिया को बाहर ही रोक लेते हैं। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे आरोही की जान बचाने की, पर आरोही की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका बच पाना अब बहुत ही मुश्किल था। सम्राट अपने एक हाथ की मुट्ठी बांध सीधा चला आ रहा था। सब जानते थे कि अगर वो अपने हाथ की मुट्ठी बांध रहा है तो समझ लो कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसकी मुट्ठी खुल गई तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। सम्राट सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाता है और सामने बेजान सी पड़ी अपनी बहन को देखता है और उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। शरीर से बह रहा खून, हाथ पैरों पर चोटों के निशान, चेहरे पर नोचने और खरोचों के निशान, होठों पर सूखी पपड़ी। उसकी हालत चीख चीख कर बयां कर रही थी। डॉक्टर की नजर जाती है सम्राट पर तो उसकी जान उसकी हलक में आ जाती है। सम्राट आगे बढ़कर अपनी बहन को देखता है और उसी की तरफ देखते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को। सम्राट की शक्ति से भरी गंभीर आवाज, जिससे सभी की हालत खराब हो जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सम्राट के सामने मुंह खोलने की। सबकी जुबान पर जैसे ताला लग गया हो। सम्राट सब पर गरजते हुए पूछा, मैंने पूछा क्या हुआ मेरी गुड़िया को। उसकी खौफनाक आवाज सुनकर डॉक्टर अंदर तक सहम जाता है। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर बोलता है, सर प्लीज पहले तो आप शांत हो जाइए। पर सम्राट के सिर पर तो जुनून सवार था। वो गुस्से से जलती हुई निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो,
फालतू की बात नहीं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। डॉक्टर ने अटकती आवाज में कहा, रेप रेप करने की कोशिश। उसका कहना था कि सम्राट के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। और क्या? सम्राट फिर से गरजता है। डॉक्टर ने कहा, रेप करने की कोशिश जब कामयाब नहीं हुई तो सिर पर बहुत जोरों से वार करके जान से मारने की कोशिश। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने अपनी बात को पूरी करता है। सम्राट की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोला, कब तक होश आएगा इसे? सम्राट का अगला सवाल और डॉक्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्राट को क्या जवाब दे। जो लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो, उसकी सांसें कभी भी रुक सकती है। और उसका भाई उसे पूछ रहा है कि कब तक होश आएगा इसे। सम्राट अपनी बहन का चेहरा देखते हुए फिर से बोला, मैंने पूछा कब होश आएगा मेरी आरोही को। डॉक्टर ने कहा, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है। सम्राट ने फिर से पूछा, कब आएगा होश इसे? डॉक्टर ने कहा, ब्लड काफी लॉस हो चुका है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। इतनी सुनने की देर थी कि सम्राट के हाथों की मुट्ठी खुल जाती है और अगले ही पल उसका मजबूत हाथ डॉक्टर के गले में होता है। बाकी सब डॉक्टर डर के मारे पीछे हो जाते हैं। सम्राट उसका गला जोर से दबाते हुए बोला, कब आएगा होश इसे? डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी पर सम्राट उसे छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो उसके गले पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि सम्राट को रोक सके। सम्राट की सांस उखड़ने लगती है। सम्राट ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बहन को होश कब आएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा थोड़ी ही देर में। बहुत मुश्किल से वो इतना ही बोल पाता है। सम्राट तुरंत उसका गला छोड़ता है, जिससे वो डॉक्टर नीचे गिरता है और तेज तेज सांस लेने लगता है। दूसरे डॉक्टर जाकर उसको संभालते हैं। सम्राट आगे बढ़कर अपनी बहन के करीब जाता है, बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए मन ही मन, तुझे कुछ नहीं होगा गुड़िया, तेरा भाई तुझे कुछ होने ही नहीं देगा। एक बार फिर से उसकी नजर बेजान सी आरोही पर टिक जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जो सीधा आरोही के चेहरे पर गिरते हैं। अगले ही पल सम्राट खुद को मजबूत करता है और अपने गिरे हुए आंसू आरोही के चेहरे से साफ करते हुए बोलता है, जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, उसका आखिरी वक्त आ चुका है। अब कहर बनकर टूटूंगा उस इंसान पर जिसने तुझे इस हालत में पहुंचाया है। ये वादा है तेरे भाई का। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला और अगले ही पल वो डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, इसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अमेरिका से फौरन डॉक्टर की टीम बुलाओ। तभी उसका असिस्टेंट रोहन अंदर आते हुए बोला, डॉक्टर की टीम आ रही है सर। ये कहते हुए वो एक नजर आरोही को देखता है। उसकी हालत देखकर वो भी अंदर तक कांप जाता है, पर चेहरे से पता नहीं चलने देता और तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है। सम्राट भी एक नजर आरोही को देखता है और फिर सीधा वहां से बाहर निकल जाता है। रोहन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मीडिया वाले अभी भी बाहर खड़े थे और सम्राट के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सम्राट बाहर आता है तो वो लोग फिर से उसे घेरने की कोशिश करते हैं और एक के बाद एक सवाल दागना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बच तो जाएगी ना? उसमें से एक रिपोर्टर पूछता है। अपनी बहन के बारे में ये सुनकर सम्राट का खून खौल जाता है। वो अपनी जलती निगाहों से उस पर एक नजर किया, जो काफी था उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि उसने क्या पूछ लिया। सम्राट एक एक कदम चलते हुए उस रिपोर्टर की तरफ बढ़ने लगता है। रोहन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था,
पर सम्राट के सिर पर तो खून सवार था। बाकी सब तो डर के मारे पीछे हो गए थे। चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसर गया था, क्योंकि सम्राट क्या है क्या नहीं ये सबको पता था। उसके गुस्से से भी सब वाकिफ थे। उसे रोकना मतलब शेर को छेड़ना। उस रिपोर्टर की तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आती है। वो थूक निगलते हुए अपनी कदम पीछे लेने लगता है, पर सम्राट लपक कर उसका कॉलर पकड़ता है और उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए बोला, अगली बार बिना सोचे समझे अपना मुंह खोला ना तो दोबारा मुंह खोलने के लायक ही नहीं बचेगा तू। ये कहकर सम्राट उसे एक झटके से छोड़ देता है। इससे वो रिपोर्टर दूर जाकर गिरता है। ये देखकर फिर किसी की भी सम्राट से कुछ भी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। सम्राट अपने जलती हुई निगाहों से सबकी तरफ देखता है। सब डर के मारे पीछे हो जाते हैं। सम्राट अपनी गाड़ी में बैठता है और धूल उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। रोहन भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। उसके जाते ही मीडिया वाले लग जाते हैं अपने काम में। सम्राट बिल्कुल खामोश होकर बैठा था, बस एक टक खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर शून्य भाव थे, पर उसकी ये खामोशियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी उसकी ये खामोशी। जिसने भी ये किया है ना या करवाया है, मुझे उसकी सारी जन्म कुंडली चाहिए, वो भी आधे घंटे में, कहकर वो फिर से खामोश हो जाता है और अपने हाथ की मुट्ठियां कस लेता है। हो जाएगा सर, आपके कहने से पहले ही मैंने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, सर सबसे पहले हमें वहां जाना चाहिए जहां आरोही मैम के साथ ये सब, कहकर वो अपने बात को अधूरा छोड़ देता है। बेजान पड़ी आरोही का चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। सर हो सकता है कि वहां पर हमें कोई सुराग मिल जाए। वो सम्राट की तरफ देखते हुए बोलता है जैसे इजाजत मांग रहा हो इसकी। बदले में बस सम्राट ने इतना ही कहा और फिर से खामोश हो जाता है। सिगरेट की कश भरते हुए वो कुछ गहरा सोच रहा था, कुछ बहुत गहरा। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हवेली, जिसके अंदर से बहुत ही शोर शराबे की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली के मालिक रणविजय सिंह टीवी देख रहे थे। उनके साथ बैठी थी उनकी पत्नी करुणा जी। वो भी टीवी पर चल रही न्यूज देख रही थी, जिसमें सम्राट की बहन आरोही के बारे में बताया जा रहा था। मीडिया लग गया था अपना काम करने। खूब मिर्च मसाला लगाकर आरोही के बारे में टीवी पर बताया जा रहा था। करुणा जी मन ही मन, सही हुआ इस लड़की के साथ। बहुत उड़ती थी ना हवा में, ना रहने का सलीका, ना कपड़े पहनने का ढंग। दोष देते हैं दूसरे को। मन ही मन वो आरोही से चिढ़ते हुए ये सब सोच रही थी। जब उससे रहा नहीं जाता तो आखिर में वो बोल ही पड़ती है, अच्छा हुआ इस लड़की के साथ। नाक में दम कर रखा था दोनों भाई बहन ने। बिल्कुल भी तमीज नहीं थी इस लड़की को। अब तो इसकी कितनी बदनामी हो गई। इसके जीने का अब कोई फायदा नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए। वो बोल ही रही थी कि तभी एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है, जो कि रणविजय ने मारा था। वो हैरानी से अपने पति की तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो कि ये क्या है। रणविजय ने गुस्से से गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो? हद है तुम्हारी। भाई, हम भी बहू बेटियों वाले हैं। किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी हमें शोभा नहीं देता। और तुम पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रही हो। करुणा जी कुछ नहीं बोलते, बस अपनी गर्दन झुकाए रणवीर सिंह की बातें सुन रहे थे।
रणवीर जी आगे बोलते हैं, इस लड़की की जगह पर अगर सम्राट मर जाता तो हमें बहुत खुशी होती, पर उसकी बहन से ना तो हमें पहले कोई मतलब था और ना अभी कोई मतलब है। दरअसल रणविजय सिंह सम्राट का सबसे बड़ा दुश्मन है। सम्राट को हमेशा से लगता था कि उसके माता पिता का खून रणविजय ने ही किया है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रणविजय सिंह उस इलाके का सबसे बड़ा बदमाश आदमी है, हर गलत काम करता है, पर मजाल है कि पुलिस ने उसे छू भी पाई हो। सम्राट एक जाना माना बिजनेसमैन था, पर सिर्फ दिखावे के लिए। असल में तो वो रणविजय का भी बाप था। उसका बस एक ही मकसद था, रणविजय को तबाह करना और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। रणविजय अभी बोल ही रहा था कि तभी एक लड़की जिसने अपना चेहरा दुपट्टा से ढक रखा था, जिसके सिर्फ काजल से सनी हुई आंखें नजर आ रही थी, आंखें थी या कोई गहरी झील जो कोई एक बार देखे तो बस डूबने को उतारू हो जाए। उस लड़की का नाम था चंचल। वो अपने हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली, दादू आपकी चाय। ये कहते हुए उसने चाय का कप बढ़ाया, पर पता नहीं कैसे उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट जाता है। तभी एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है, जो कि करुणा जी ने मारा था। करुणा जी ने गुस्से से गरजते हुए कहा, मनहूस कहीं की, कितनी बार कहा है कि अपना ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। पैदा होते ही मेरी बहू और बेटे को खा गई, उससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो सरेआम अपना चेहरा दिखाते हुए घूम रही है। चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। करुणा जी चाय का कप उठाती है, चल अब हट सामने से। वो लगभग उसे धक्का देते हुए बोलती है। चंचल अपनी गर्दन झुकाई खड़ी थी। रणवीर जी कुछ नहीं कहते, बस उसके सिर पर हाथ रखते हैं और अंदर चले जाते हैं। चंचल रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सामने खड़ी आरती जी, जो इस घर में खाना बनाने का काम करती है, वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, हे भगवान इस बच्ची पर तरस खाओ। बेचारी बिना किसी गलती के सजा भुगत रही है। किसी को तो भेजो जो इसे इस नर्क से बाहर निकाले। कोई तो फरिश्ता बनकर आए और इस बच्ची की जिंदगी खुशियों से भर दे। दरअसल जब चंचल पैदा हुई तो उसके कुछ ही महीनों बाद उसके माता पिता उसे लेकर कुल देवी के मंदिर दर्शन करने गए थे, जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां से दोनों का पैर फिसल गया या किसी ने उन्हें मार दिया, ये तो अब तक कोई नहीं जानता था। पर उस हादसे में चंचल बच गई, क्योंकि वो उस वक्त अपनी आया आरती जी के गोद में थी। बस तभी से करुणा जी ने चंचल को मनहूस मान लिया। उसे घर में रहने की जगह तो दी, पर सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की हैसियत से। एक आरती जी ही थी जिसने चंचल को अपनी बेटी की तरह देखभाल करके प्यार से पाला। इस घर में अगर चंचल का कोई था तो वो थी एक आरती जी और एक उसका चचेरा भाई अभिमन्यु। पर आरती जी एक ऐसा सच जानती थी जो कि सभी की जिंदगी तहस नहस कर सकता था, पर वो चाहकर भी अपना मुंह नहीं खोल सकती थी, क्योंकि उसे पता था जिस दिन उसने अपना मुंह खोला वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो चंचल पर होते जुल्म को देख रही थी। चंचल रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। कमरा क्या, कमरे के नाम पर स्टोर रूम था, जो कि ज्यादा से ज्यादा पुराने सामानों से भरा हुआ था। कमरे के एक तरफ एक पुराना सा पलंग रखा हुआ था और उसके पास एक छोटी सी टेबल, जिस पर एक पानी की बोतल और चंचल के माँ बाप की छोटी सी तस्वीर। दूसरे कोने में चंचल के लिए एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी, जो कि टूटने के कगार पर थी। उसमें चंचल अपने कपड़े रखती थी, बस यही थी उसकी जिंदगी।
कमरे के नाम पर एक स्टोर रूम और उस स्टोर रूम से लेकर किचन तक का सफर। चंचल पढ़ना चाहती थी पर करुणा जी ने उसे 12वीं के बाद आगे पढ़ने ही नहीं दिया, ये कहकर कि बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब घर का काम करो। जबकि उसकी चाची की बेटी को हर चीज की आजादी थी। चंचल रोते हुए बिस्तर पर उल्टा गिर गई। वो अपने माँ बाप की तस्वीर को उठाकर रोने लगी। क्यों चले गए आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर? क्यों? इससे अच्छा होता कि आप दोनों मुझे अपने साथ ही ले जाते। आपके बिना हर रोज मर रही हूँ मैं। आप भी मुझे मनहूस मानते थे, है ना? इसलिए तो अपने साथ लेकर नहीं गए। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोल रही थी, यहाँ तक कि उसके रोने की वजह से अब तक उसकी हिचकियां तक बंद हो गई थी। तभी तनु, उसकी चचेरी बहन वहां आते हुए बोली, ओ महारानी, रोना धोना बंद कर और जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दे, वरना दादी से कहकर ऐसी मार लगाऊंगी कि बस। चल जल्दी से खड़ी हो जा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले ही पल चंचल अपनी आंसू साफ करती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकती है, फिर बाहर आती है। दूसरी तरफ सम्राट अपनी गाड़ी में बैठा उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जहां पर आरोही के साथ ये हैवानियत हुई थी। पूरे रास्ते वो एक शब्द भी नहीं बोला और ना ही पूरे रास्ते में उसने अपने हाथ की मुट्ठी खोला था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ठीक उसी जगह पर आकर रुकती है जहां पर ये सब हुआ था। बिना देर किए वो अपनी गाड़ी में से बाहर आता है। रोहन भी उसके साथ साथ उतरता है। सम्राट की नजर वहां खड़ी आरोही की गाड़ी पर जाती है जो बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी और उस पर जगह जगह पर खून लगा हुआ था जो कि अब तक सूख गया था। इधर रात के 11 बज रहे थे। चंचल तनु के कपड़े प्रेस करती है। तनु अपने बाल बना रही थी, साथ साथ फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बस मैं निकल ही रही हूँ, बस वेट करो मैं अभी आ रही हूँ, कहकर वो अपने कपड़े उठाती है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? चंचल उससे पूछ बैठती है। ये सुनते ही तनु गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? अपनी औकात में रहो, समझी? इतना कहकर वो उसे अपने कमरे से निकाल बाहर करती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चंचल अभी भी वहीं बाहर खड़ी थी। पीछे से आरती जी आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों ध्यान देती हो तुम इन सब पर, जब बदले में तुम्हें तिरस्कार ही मिलता है? क्यों अपना मानती हो इन्हें? चंचल ने बेवसी से कहा, इनके अलावा है ही कौन मेरा? ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है। आरती जी मन ही मन, कैसे बताऊं इसे कि ये लोग इसके अपने नहीं है, मेरी बच्ची, उन्होंने नम आंखों से अपने आप से कहा। दूसरी तरफ सम्राट चारों तरफ अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। आरोही की गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। आरोही के कपड़ों के कुछ हिस्से सड़क पर पड़े थे। साफ पता चल रहा था कि आरोही के साथ कितनी हैवानियत हुई है। एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो जाती है। ये पहली बार था जब सम्राट की आंखों में दो दो बार आंसू आए थे। कैसे सहा होगा मेरी बच्ची ने ये सब कुछ? रोहन ने इधर उधर देखते हुए, कोई तो सबूत होगा ही, कोई एक भी सुराग तो मिल ही जाएगा, बाकी उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर गाड़ी के टायर पर पड़ी एक चैन पर जाती है। ये किसकी चैन है? वो झट से उसे उठाते हुए बोलता है। ये एक चमचमाती हुई सोने की चैन थी जिसका एस नाम का पेडेंट भी था। अगले ही पल वो चैन लेकर सम्राट के पास आते हुए बोला, सर ये चैन मिला है। सम्राट ने झट से उस चैन को लेकर देखने लगा। इस पर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था। वो अभी भी उस चैन को ही देख रहा था कि तभी उसका एक आदमी जो कि वहां पर छानबीन कर रहा था, वो उसके पास आते हुए बोला, सर
ये एक कार्ड मिला है, झाड़ियों के पीछे पड़ा था। सम्राट की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। गुस्से का एक ज्वालामुखी बन जाता है उसके अंदर। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, रणविजय सिंह, क्या आपको लगता है कि आरोह की ये हालत करवाने के पीछे रणविजय सिंह का हाथ है? कैसे मिलेंगे सम्राट और चंचल? कैसी रहेगी इनकी लव स्टोरी? सुनने के लिए बने रहिए इस कहानी पर।